डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे गए बिंदु आवेश पर बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है उसके लिए हम कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं इसमें एक एक करके आपको चीज़ें समझा रहा हूं, लेकिन इससे मुझे लग रहा है कि देरी हो रही है। एक चैप्टर को समाप्त होने में बहुत समय लग जा रहा है, तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं किसी टॉपिक को आपको चित्र बनाकर पहले उसमें उसके बाद में समझाऊंगा। पहले चित्र बना लूँगा, डेरिवेशन कर लूँगा, उसके बाद आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ये बेटर तरीका है। यदि आपको यह अच्छा लगे तो फिर इसके लिए आप कमेंट करना, इसके लिए लाइक शेयर करना और उसमें लिखना कि यह सही है या गलत है, तो फिर मैं उसको जो है उसके अनुसार अगले इस टॉपिक से, ताकि हम एक दिन में आधा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। इस प्रकार की युक्ति मैंने एक बनाई है, इसे आप देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन broad side on position due to electric dipole। ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम तुम्हें बताएंगे। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में हम यदि ज्ञात करें विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव कह रहा है तो हमें पहले द्विध्रुव बना देना है। ठीक है, ये ए पॉइंट ले लिया हमने, ये हमने बी पॉइंट ले लिया, ठीक हो गया। फिर अब विद्युत द्विध्रुव का इसका हमने मिडिल मध्य बिंदु ओ ले लिया है, इसको हमने -q कूलाम आवेश दे दिया, इसको हमने +q कूलाम आवेश दे दिया है। इससे O से R मीटर की दूरी पर लंब अर्धक रेखा खींच देता हूं मैं एक। ये R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक हो गया। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस A और P बिंदु को हम मिला लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस P और B बिंदु को हम मिला लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मैं यदि इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाऊं तो इसको मैं कहूँगा इस -+q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, ठीक है। इस -q के कारण नीचे की ओर जो मैं बता रहा हूँ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या है हमारा E, ठीक हो गया। फिर अब हमारे पास ये Q है -q, ये +q है। O इसका मध्य बिंदु है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है L मीटर। इस O और इस B के बीच के मीटर की दूरी कितनी है L मीटर, क्योंकि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो 12 मीटर दूरी पर स्थित होता है। AB विद्युत द्विध्रुव निकाय है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये हमारे पास दूरी R है, इनके बीच की दूरी हमारे पास L है, इसके बीच की दूरी हमारे पास L है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमें कर्ण निकालना है, लंब ये हो गया हमारा, आधार ये हो गया, तो ये हो जाएगा √r² + l²। ये भी कर्ण है, फिर ये भी r² + l²। ये मैं पिछले सूत्र में भी आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि ये कैसा हो रहा है करके। कैसे होगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास क्या है, AO हमारे पास क्या है, आधार। लिख देता हूँ, ये बेसिक चीज़ें बतानी पड़ रही। चलो
बता देता हूँ। इधर क्या है, ओ बी आधार है, ठीक है। ये ओ पी क्या है, लंब अर्धरेखा, अर्धक रेखा जो 20 की लंबाई के, इस लंबाई में आधी रेखा, आधी इधर है आधी इधर है, तो लंब अर्धक रेखा का है, ठीक हो गया। तो ये हमारे ए ओ हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ पी हो गया। अब ये ए पी है, ए पी हमारे पास क्या है, वो कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। बी पी भी क्या कर रहा है, कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने बताया तुम्हें कर्ण का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक हो गया। लंब कितना है हमारा, मैं इसके लिए ले रहा हूँ, पहले इतने त्रिभुज में ले रहा हूँ। लंब कितना है, ओपी का स्क्वायर, आधार कितना है, एओ का स्क्वायर, ठीक है। लंब हमारा जो कर्ण है वो कितना है, वो अभी बाद में निकलेगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, माना एक्स ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर कह दिया। तो ओपी कितना है, ओपी बराबर आर स्क्वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आधार कितना है, एल, ये वो कितना है, एल, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक्स बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि जो एक्स कहा था मैंने किसको कहा था, कर्ण को कहा था। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके में इसको दो घटकों में हम वियोजित करेंगे। ये यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। दो घटक मैंने आपको बताया था, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक। ये ई से E1 थीटा, इस बी बिंदु से पी बिंदु तक आगे की ओर मैंने बढ़ाया, वो थीटा कोण बना रहा है। तो इसमें दो कोण बनेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक आपको पता है साइन थीटा बनता है, और आपका जो क्षैतिज घटक होता है वो कॉस थीटा बनता है। तो इसके लिए मैं इस प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी बताता हूँ इसे कैसे होगा। बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0, ठीक हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था हमारे पास। आर स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो खुल जाएगा। ये हो गया हमारे पास। कौन सी दिशा में है ये, बीपी दिशा में, लिख भी देते हैं इसमें, बीपी दिशा में, ठीक हो गया। अब अगले पास माइनस क्यू के कारण E2 बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए पी दिशा में, या नहीं सॉरी ए पी या पी ए दिशा में। अब मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दिशाएं दो हैं। ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होता है मैंने बताया था। इस चित्र को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखिए इस चित्र को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, ये ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया है। सेम वही चित्र बना रहा हूँ, E1 E2 E, ठीक हो गया। ये यहाँ से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण, ठीक है। और इसको क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण क्या कह रहा हूँ, दो होंगे फिर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कैसे होगा भी बताता हूँ, E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर, E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस होगा। लेकिन क्षैतिज में भी तो दो घटक बनेंगे, जब इसके दो घटक बने E1 और E2, तो क्षैतिज में भी दो बनेंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। भाई सीधी बात है, इस चित्र को मैंने ऐसा बना दिया है, देखो ये चित्र है ना,
इस चित्र को उठा करके मैंने ये ऐसा बना दिया है। तो ऊर्ध्वाधर घटक में हम E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक में E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। यहाँ दो क्यों आए? क्योंकि भाई इसके जब ऊर्ध्वाधर के दो घटक होंगे तो क्षैतिज के भी दो घटक होंगे, क्षैतिज दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने बताया कि हम इस AB को, ये AB है हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव निकाय है, ये जो थीटा कोण P बिंदु से बना रहा है, इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो वियोजित करने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दो घटक मिलेंगे अलग अलग, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, E1 E2 साइन थीटा। अब क्या होता है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर 36 में ले रहे हैं हम। E1 का मान क्या था हमारे पास, 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q ले लो सीधे, ठीक है। तो इसको ये ऐसी रहने दो, इसको Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ले लो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अब यहाँ से हमारे पास E परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कॉस थीटा का मान हम कहाँ से निकालेंगे, चित्र से निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो चित्र में देखेंगे हम, चित्र में कहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे। आधार कहाँ है हमारे पास, ये है आधार कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। इसमें देख लेते हैं, चलो इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। इसमें देख लो, इसमें देख लो, एक ही बात है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, OB बटे PB। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर OB बटे PB। तो बराबर क्या हो जाएगा, OB। इस PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए PB कहाँ है, PB ये है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर। भाई ये PB जो है, P है, ये B है। ये PB जो है ये किससे मिलकर बना है, इस OP से और इस OB से। तो इस PB को क्या लिख सकता हूँ मैं, OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट में है, इसको हटाऊंगा मैं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1/2 लिख दूंगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, OB का मान कितना है हमारे पास, OB बराबर L बटे OP का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। OP का स्क्वायर R स्क्वायर OB का स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें अगला क्या होगा हमारा चरण, हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, फिर हम E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 2 कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 2L बटे कॉस थीटा का मान क्या था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। अब ये जुड़ जाएगा सब, 1/4πε0 के 2QL बटे R स्क्वायर धन L स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे हुआ, 1/4πε0 के 2QL R स्क्वायर धन L स्क्वायर की घात 1/2 है, एक घात ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास 2QL बराबर, हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2QL की जगह P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमारे पास क्या आता है कि यदि इस L का मान, जो L है, L कहाँ पर था हमारे पास, ये है L, इस L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, L इज वेरी वेरी लेस देन R, बहुत बहुत छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, L बराबर 0 हो जाएगा। फिर L का मान नगण्य हो जाएगा इसकी तुलना में। तब इस समीकरण से, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 के
P बटे आर स्क्वायर की घात 3/2, वो 0 हो जाएगा फिर अब L स्क्वायर 1/4 के P बटे आर की घात 3, इस 2 से 2 कैंसिल। ठीक, लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात के का मान कितना होता है? 1 होता है। तब समीकरण क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4 के P बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। E बराबर 1/4 P बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निरक्षीय स्थिति में ज्ञात की है। इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब मैं आपको थ्योरी तो इसमें समझा चुका हूँ, इसमें तो कुछ रहा नहीं, अब कुछ नहीं है। क्या लेना था? मैं सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था, तो हमने विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ए भी विद्युत द्विध्रुव निकाय है, उसका मध्य बिंदु O है। एक को हमने -q कूलाम आवेश, एक को, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में -q से +q की ओर होता है, -q +q। मध्य बिंदु से O से r मीटर की दूरी पर लंब अर्ध रेखा खींच दी, जिसको हमने P बिंदु किया है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस लाइन को मैं इस OPB रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इसको E1 कह दिया मैंने। इस AP रेखा को नीचे को बढ़ा दिया तो E2 हो गया। इसका मध्य बिंदु परिणामी जो हो गया वो E हो गया। मैंने कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये हमने √r² + L² निकाल दिया। और इस, क्योंकि यह AB विद्युत द्विध्रुव निकाय P बिंदु से थीटा साइन थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इसको 2 घटकों में विभाजित करेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक आपस में एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में, जबकि क्षैतिज घटक एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे लिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ये आता है एग्जाम में, P/r² धनावेश से ऋणावेश की ओर। इसकी दिशा होती है, E की दिशा लिख देता हूं मैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें यदि तुलना करें, ठीक है, अक्षीय बिंदु से निरक्षीय स्थिति की तुलना करें तो क्या होता है? अक्षीय स्थिति में तो हमारे पास E = 1/r² था भाई, P/r² आ रहा था वहाँ, मैंने हटा दूंगा तो इसको P/r² तो आ जाएगा। ये क्या आ रहा था? 1/r³। अर्थात कहने का मतलब ऐसा है कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति के तीव्रता के दोगुनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास व्यंजक प्राप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव में राइटिंग पर ध्यान मत देना, आप टॉपिक जहाँ पर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करिए, मुझे बताइए। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना हो। ठीक है, किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारे पास माना एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव निकाय है, सीधी बात। हमने पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा तो A हमने B ले लिया, इसको हमने -q कूलाम, इसको हमने +q कूलाम। ठीक हो गया। इसका हमने मध्य बिंदु क्या ले लिया? O। ठीक, किसी भी बिंदु पर कह रहा है तो इस लाइन को मैं यदि, ठीक है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है, किसी भी बिंदु पर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास P बिंदु हो गया। इसको मैं यदि
इस टाइप को E2 कह दूं, इसको सीधी में बढ़ा दूं, हमारे पास ये E1 हो जाएगा, और इसको मैं सीधे इधर को बढ़ा दूं तो ये हमारे पास E हो जाएगा। यानी कि AB विद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसका मध्य बिंदु O है। O से हमारे पास R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -Q के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसका इन दोनों का परिणामी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यहाँ ये एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं। ठीक हो गया? इसमें समझ में ना आ रहा तो फिर मेरे को बताना, ठीक है? ये हमारे पास क्षैतिज घटक क्या होगा फिर? अब इसकी दिशा कहाँ की ओर होती है? ये ऐसे होती है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो -Q से +Q की ओर होता है ना। ये हमने मध्य बिंदु ले लिया और ये यहाँ से ये भी थीटा कोण बनाएगा। ठीक हो गया? और इसके ऊर्ध्वाधर घटक में इसको मैं वियोजित करूँ तो फिर इसको हम इस टाइप से वियोजित करेंगे। ठीक है? इसको हमने कह दिया नीचे की ओर P sin थीटा। ठीक हो गया? ये भी विद्युत द्विध्रुव निकाय है जहाँ पर हमने उसे क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा फिर, क्षैतिज हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु से हम P मीटर की दूरी पर ले रहे हैं, P cos थीटा। ठीक है? तो हमारे पास इस टाइप की कंडीशन हो, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी विद्युत द्विध्रुव निकाल ले लेंगे निकाय, उसका मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ए भी विद्युत द्विध्रुव निकाय मध्य बिंदु O से P मीटर की दूरी पर थीटा कोण बनाता है, इसलिए इनको ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में वियोजित करने पर ये P sin थीटा, ये P cos थीटा। हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि, वेक्टर क्या होती है? सदिश राशि। 11th में आप पढ़ चुके हो। ठीक है? इसको दो अवयव में हमने विभाजित कर दिया, P sin थीटा और P cos थीटा में। ठीक है? थ्योरी आप खुद लिख लेना। इसलिए परिणामी AB के कारण, ठीक है, AB के कारण बिंदु P पर, परिणामी बिंदु P पर AB द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक हो गया? अब हम जानते हैं E1 बराबर हमारे पास क्या था, 1/4πε0 के 2P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी R3 2P क्यों होगा? क्योंकि क्षैतिज में 2 होंगे, ऊर्ध्वाधर में भी 2 होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार P sin थीटा बटे R3। ठीक है? अब इसमें हमारे पास ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक जो कैंसिल हो रहे थे वो हमारे निरक्षीय स्थिति में आ रहे थे, लेकिन यहाँ किसी भी बिंदु पर है तो ये दोनों जुड़ेंगे, P cos थीटा प्लस P sin थीटा। 2P cos थीटा ये किसके कारण है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण, अक्ष में है। ये किसके कारण है? निरक्षीय स्थिति में, अक्ष के दूसरी साइड की विपरीत दिशा में है। तो E1 के कारण यानी कि किसी प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2P cos थीटा अपॉन R3, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P sin थीटा अपॉन R3। ठीक हो गया? अब हम इन दोनों का परिणामी निकाले हैं तो कैसे निकालेंगे? E1 और E2 की दिशा कहाँ पर है? E1 और E2 है हमारे पास, इसकी दिशा कहाँ है? OP के अनुदिश है। भाई E1 ये E2 है, ये E1 है, इसकी दिशा कहाँ की ओर है? OP के अनुदिश है। ठीक है? तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा, इसमें लिख भी देता हूँ यार मैं, E1 वो E2 की दिशाएं OP की अनुदिश वो लंबवत होंगी, वो लंबवत हैं, वो लंबवत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 1/4 की E1 का कितना था 2p cos थीटा, मैंने कॉमन ले लिया है 2p cos थीटा बटे r³ का स्क्वायर प्लस E2 का मान कितना था p sin थीटा बटे r³ का स्क्वायर। ठीक हो गया, यही तो था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले लें p बटे क्या ले लें यहाँ से p यहाँ भी है यहाँ भी है r³ कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर होगा तो ये बाहर आ जाएंगे ना p/r³, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/4 के p बटे r³ 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा है, सूत्र आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। 4 cos स्क्वायर थीटा का सूत्र इस प्रकार से हम इसे समायोजित कर सकते हैं 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या है हमारे पास परिणामी क्षेत्र E है हमारे पास। ठीक हो गया, यह OP से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। क्या कोण बना रहा है थीटा, ये इसको फाई, चलो हम इसको फाई ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। ठीक है, यदि E OP की E की दिशा OP से फाई कोण बनाए तो tan फाई बनेगा। यहाँ पर अब tan बनेगा, क्यों बनेगा, दोनों को स्पर्श कर रही है रेखा। क्या कर रही है, दोनों को स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श। तो tan फाई बराबर हो जाएगा E2 बटे E1। tan फाई कहाँ है E2 बटे E1। E2 का मान क्या था हमारे पास, E2 का मान क्या था p sin थीटा बटे r³। E1 का मान क्या था 2p cos थीटा बटे r³। वो बाकी के टर्म्स कट गए हैं 1/4 वाले, तो ये हो जाएगा p से p कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर ये आपका जो सूत्र निकला है, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमने प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये आपका जो है इस पहले चैप्टर के टॉपिक फर्स्ट पार्ट का जो है उसका अंतिम जो हमारे पास सूत्र ऑफ डेरिवेशन करने के लायक है, वो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण के लिए है। तो उसके लिए अब हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं।